नमस्कार, वेलकम टू एपिसोड नंबर 11। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 ताओ उपनिषद वॉल्यूम 1 का। लास्ट एपिसोड में हमने पढ़ा था कि किस तरह से अल्डास ने जब एक कोई रसायन खाया था एलएसडी, तब उसको एक ऐसी डायमेंशन की अनुभूति हुई और उसको लगा कि सामने रखी कुर्सी से इतनी अजीब से रंग, इतनी खूबसूरत कुर्सी उसने आज तक देखी नहीं थी। उस केमिकल को खाने के बाद उसको ये फील हुआ था और तब वो कहता है कि मुझे एहसास हुआ कि कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन वो कुर्सी ने जो जो मुझे अपना रंग दिखाया वो इतना खूबसूरत था। मतलब मेरा डायमेंशन इतना ओपन हो गया था, इतना ज़्यादा मैं ओपन हो गया था उस कुर्सी के लिए कि मुझे उसकी खूबसूरती दिखने लगी। और तब वो कहता है कि वो पेंटर वॉन गॉन्ग ने अपनी पेंटिंग बनाई थी एक कुर्सी की। यूँ तो हमें देखकर लगता है कि एक इंसान इतना बड़ा पेंटर एक कुर्सी की तस्वीर बनाएगा क्यों? ये भी कोई बनाने की चीज़ है, कोई सीनरी वगैरह बनाता, कुछ खूबसूरत चीज़ बनाता ना। तो उसने बोला कि अब मुझे समझ में आता है कि वो जो चित्रकार था वॉन गॉग, उसने एक कुर्सी की फ़ोटो क्यों बनाई होगी, क्योंकि शायद वो कैपेबल था उस खूबसूरती को देखने के लिए। तो हम आगे पढ़ते हैं और ओशो समझा रहे हैं कि किस तरह से हम जब डायमेंशन हमारा बढ़ता है, हम जब एक्सपैंड करते हैं, इस यूनिवर्स से हम जब मिलने लगते हैं, तभी हमें इस दुनिया में जो भी मौजूद चीज़ें हैं उसकी खूबसूरती असल में मालूम पड़नी शुरू होती है। तो आगे क्या है, ओशो ये कहते हैं, फिर भी हमारा रंग बहुत फीके हैं। एलएसडी के बाद जो रंग दिखाई पड़ा एलएसडी के बाद जो रंग दिखाई पड़ा वे रंग हमें कभी दिखे नहीं। पर एलएसडी कुछ भी नहीं करता, आपकी साधारण चेतना को थोड़ा सा फैलाव देता है। जैसे कि हमने किसी गुब्बारे में थोड़ी हवा और भर दी और वह बड़ा हो गया, पर उस थोड़े से फैलाव से सब रंग बदल जाते हैं। साधारण किनारे रास्ते के किनारे पड़े हुए कंकड़ पत्थर हीरे मोतियों जैसे चमकने लगते हैं। तो ओशो यही समझा रहे हैं कि जिस तरह से एलएसडी लेने पर एक इंसान का डायमेंशन इतना हाई हुआ, तो असल में जो चेतना का एक्सपेंशन होता है, हमारा कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन होता है, तो हम इतना ज़्यादा अपने सराउंडिंग में, जिसको हम डेड चीज़ें कहते हैं या निर्जीव चीज़ें कहते हैं, नॉन अलाइव थिंग्स, उससे हम इतना ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं और तभी हमें रियलाइज़ होता है कि वाह, इसमें क्या खूबसूरती है। तभी हम रियलाइज़ कर पाते हैं और समझ सकते हैं और तभी हम शायद देख पाते हैं। ओशो आगे कहते हैं, आज अगर एलएसडी का इतना प्रभाव है सारे पश्चिम पर और सारी पश्चिम की नई पीढ़ी दीवानी है, उसका और कोई कारण नहीं है। मतलब जो एलएसडी एक ये चीज़ें जो ड्रग है, ये उस समय ओशो के टाइम में होगा, लॉन्च हुआ होगा उस समय, और उसमें वेस्टर्न वर्ल्ड पूरा इस एलएसडी के दीवाने हो गई थी। इवन मैंने सुना है कि शायद जो स्टीव जॉब्स एप्पल के जो फाउंडर में हैं, वो भी इसको लिए थे और इतनी खूबसूरत दिखने लगती है चीज़ें कि इसीलिए पश्चिम के लोग इसके दीवाने हो गए हैं। ओशो यही समझा रहे हैं। यह सारा जगत बहुत रूपवान हो जाता है आफ्टर टेकिंग दिस केमिकल। यह सारा जगत ऐसे सेंसेशन से भर जाता है जैसा हमने कभी नहीं जाना। साधारण सा हाथ परमात्मा का हाथ जैसा मालूम पड़ता है। साधारण से कपड़े ऐसे रौनक और ऐसे महिमा ले लेते हैं जैसे कि कल्पना से बाहर है। यह सब एलएसडी की एक नया ख्याल खोलता है। वह नया ख्याल यह है कि चेतना अगर जरा सी फैल जाए तो जगत बिल्कुल दूसरा दिखता है। तो ओशो यही बोल रहे हैं कि उस केमिकल के थ्रू आपने अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को थोड़ा सा एक्सपेंड किया और इतनी ब्यूटी दिखनी शुरू होती है। तो जस्ट इमेजिन, जो इंसान विचार रहित हो गया है, जिसने अपनी चेतना को पूरा खोल चुका है, जो सेल्फ कॉन्शियसनेस को त्याग कर सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियसनेस पे आ गया है, प्योर कॉन्शियसनेस, उसको ये दुनिया कैसी दिखती होगी और या फिर कैसा फील करता होगा। लेकिन जब महावीर या लाओ त्से जैसी चेतना जब पूरी फैलती होगी, छोटी मोटी नहीं, पूरी तरह के फैल जाती होगी, असल में जो जो रोकने वाले कारण थे अहंकार के, वे सब गिर जाते होंगे, फैलाव पूर्ण हो जाता होगा। उस क्षण कुर्सी में और आप में क्या फर्क रहेगा, समझ में आपके अभी आना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि जिस कुर्सी को आप जानते हो वह भी असली कुर्सी नहीं है, और जिस आपको आप जानते हो वह भी असली आप नहीं हो। दो नकली चीज़ों के बीच आप हिसाब लगाने बैठोगे, कुछ ख्याल में नहीं आ सकता। तो ओशो यही समझा रहे हैं कि जिस तरह से महावीर या लाओ त्से ने अपने कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड कर दिया,
इमेजिन करो कि उन्होंने सारी की सारी दीवारें तोड़ दी, अहंकार के, ईर्ष्या के, क्रोध के। उसके बाद जो उनका एक्सपेंशन हुआ होगा, वो किस लेवल पर एक निर्जीव चीज़ को देखते होंगे, कमरे में पड़ी एक कुर्सी को किस तरह देखते होंगे, एक लाइट को देख के कैसा उनको फील होता होगा। पर दरअसल दिक्कत यह है कि हम जिसको इसका कोई आइडिया नहीं है, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जिनका कॉन्शियसनेस उस लेवल पे पहुंचा नहीं है, उसको ये बात समझाना थोड़ा मुश्किल है, और वो इंसान इसको उतने अच्छे से समझ भी नहीं सकता, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है ना। कुछ चीज़ें तो एक्सपीरियंस से ही आएगी ना। जिस तरह से हम कहते हैं ना कि सफ़ेद रंग, अगर जस्ट इमेजिन करो कि आप, कोई इंसान ब्लाइंड है बाय बर्थ, उसको आप सफ़ेद रंग या कोई ऑरेंज रंग, हरा रंग, कोई भी रंग हो, उसको आप चाह लो जितना भी, उस इंसान को एक्सप्लेन करना कि हरा रंग कैसा होगा, कैसा दिखता होगा, यू वोंट बी एबल टू मेक हिम और हर अंडरस्टैंड एवर। आप उससे कभी नहीं समझा सकते कि ये रंग कैसा दिखता होगा, क्योंकि उसने कभी उसको फील ही नहीं किया, उसको जाना ही नहीं, कभी एब्जॉर्व ही नहीं किया। आप असली हो जाइए, आप असली हो जाइए तो कुर्सी को भी असली होने का मौका मिलेगा, क्योंकि नकली आदमी असली कुर्सी को नहीं देख सकता, और तब आपके लिए नए द्वार। हक्सले ने अपनी किताब का नाम रखा है न्यू डोर्स ऑफ परसेप्शन, दर्शन के नए द्वार एलएसडी से। वो जिसने एलएसडी खाया था, वो बोल रहा है कि न्यू डोर्स ऑफ परसेप्शन खुला उसके लिए, कि दुनिया को देखने का तरीका, जिस तरह से हम हर चीज़ देखते हैं अपने सराउंडिंग में, इसके अलावा भी कुछ और दिखा उसको कि इस तरह से भी दुनिया दिखती है। तो वो तभी होगा, वो ओशो यही बोल रहे हैं कि जब तक आप में वो डायमेंशन नहीं ओपन होगा, वो परसेप्शन नहीं आएगा, तब तक आपके लिए वो कुर्सी एक लकड़ी की मात्र निर्जीव वस्तु लगेगी। वो असल में है क्या, वो तभी हो जाएगा जब असल में आप अपने आप को पालोगे। जब तक आप असली नहीं बनोगे, आप उस कुर्सी को असलियत में नहीं देख सकते। परसेप्शन, ठीक है। और एलएसडी तो सिर्फ एक रासायनिक परिवर्तन है। 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे के लिए रहेगा, फिर खो जाएगा, और वह भी अत्यल्प, थोड़ा सा। एलएसडी जो भी ले रहा है इंसान, कोई ड्रग ले रहा है, उसका इफेक्ट तो कुछ समय के लिए है ना, दैट इफेक्ट इज नॉट परमानेंट, और वो भी हल्का अमाउंट में है, कंप्लीटली नहीं है। लेकिन जिन्हें परमात्मा अनुभव हुआ, जिनकी स्वचेतना खो गई, चेतना खो गई नहीं, जिनकी स्वचेतना खो गई, कॉन्शियसनेस नहीं खोया, सेल्फ कॉन्शियसनेस खोया है। और कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस में क्या डिफरेंस है, हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जिनकी चेतना खोई नहीं है, जिनकी स्वचेतना खोई है, और जो चैतन्य हुए हैं, उनके लिए तो सारे फासले गिर जाते हैं और प्रत्येक जगत का कण-कण ओपन हो जाता है। समझे? अगर महावीर संभल कर चलते हैं, तो जैसा जैनी समझते हैं वैसा नहीं कि चींटी को बचाने के लिए चल रहे हैं, कि कोई मच्छर न मर जाए इसलिए परेशान है। समझो बात को। अगर महावीर ये बोलते हैं कि मैं बहुत संभल के चलता हूँ, तो लोग ये समझ बैठते हैं, जैसे ओशो ये कह रहे हैं कि जैनी लोग ये समझते हैं कि इतने संभल के चलो कि कोई चींटी पैरों तले ना मर जाए, कोई मच्छर हमसे श्वास के थ्रू ना मर जाए। तो महावीर जब संभल के चलते हैं, ये जब बोला जाता है, तो ये नहीं कि वो चींटी और मच्छर को बचा बचा के चल रहे हैं, इस बारे में बात हो रही है। जो मच्छर आपको दिखाई पड़ता है, वह महावीर को नहीं दिखाई पड़ता, नहीं तो वे भी इसकी फिक्र उसकी नहीं कर सकते, नहीं तो वे भी इतनी फिक्र उसकी नहीं कर सकते। ओशो ये बोल रहे हैं कि महावीर इस लेवल पर परसेप्शन वाइज ओपन हो चुके कि जो मच्छर आपको जिस तरह दिख रहा है, जो चींटी आपको दिख रही है, वो उस तरह से उस चींटी या मच्छर को नहीं देख रहे हैं। क्योंकि अगर जिस तरह से हमें और आपको वो चींटी और मच्छर दिखती है, अगर महावीर को भी वैसा ही दिखता, तब वो उतना कॉन्शियस नहीं हो पाते कि नहीं भाई चींटी ना मर जाए, ये ना मर जाए। पागल हो क्या? कितना करोगे? जो चींटी आपको दिखाई पड़ती है, वह महावीर को दिखाई पड़ती हो, तो इतनी फिक्र वे भी नहीं कर सकते। वही बोल रहे हैं कि भाई अगर उनको भी यही दिख रहा होता ना, तो वो प्रोबेबली वो भी इतनी चिंता नहीं कर रहे होते कि नहीं भाई पैर वहाँ रखो, यहाँ रखो, चींटी ना मर जाए, मच्छर ना मर जाए, कीड़ा ना मर जाए। ऐसा शायद वो नहीं करते। तो सवाल यहाँ पे है कि ऐसा महावीर कह रहे हैं कि मैं संभल कर चल रहा हूँ, तो क्या ही हो रहा है? शायद परसेप्शन की बात कर रहे हैं ओशो यहाँ पर, कि उनका परसेप्शन इतना हाई है। असल में चींटी में पहली बार उस ब्रह्म के दर्शन होते हैं।
जो हमको कभी नहीं होते। इसलिए महावीर बचा कर चलते हैं, ऐसा नहीं। और कोई उपाय नहीं है, चलना ही पड़ेगा ऐसा बचकर। मच्छर मच्छर नहीं है, चींटी चींटी नहीं है। उतना ही जीवन उनमें प्रकट हो गया जितना खुद महावीर के भीतर प्रकट हो रहा है। ओशो कहते हैं कि महावीर ने उस परम ब्रह्म को उस चींटी और उस मच्छर में देख लिया। क्यों? क्योंकि उनका परसेप्शन इस लेवल पे ओपन हो गया कि उनको अपने में और उस चींटी में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। कि जैसा मैं हूँ, जितना ब्रह्मत्व, जितना ज्ञान, जितनी आत्मा मुझ में है, उतना ही उस चींटी में भी है। इसी कारण से वो बच बच के चल रहे हैं। अन्यथा वो उस चींटी को मात्र एक छोटा सा ऑर्गेज्म के और एक कीड़े की तरह नहीं देख रहे हैं जिस तरह से हम लोग देखते हैं। वो कुछ और देख रहे होंगे, तभी वो इतना कॉन्शियस हो पाए कि नहीं, हमें संभल कर चलना है। एक और ही जगत का द्वार खुलता है। उस जगत के द्वार खुलने पर आप इसी दुनिया में नहीं रहते फिर आप। इसलिए इस दुनिया के सवाल आप मत पूछिए। इस दुनिया के सवाल से उस दुनिया का कोई तालमेल, कोई कंसिस्टेंसी, कोई रेलेवेंस नहीं है। तो ओशो यही समझा रहे हैं कि आप इस दुनिया को जिस तरह देख रहे हो एज ए कॉमन मैन, इस दर्पण से, इस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखकर और उस दुनिया के बारे में सवाल करोगे तो ना आप सवाल ठीक से पूछ पाओगे, ना जवाब सही से जान पाओगे, और समझने की तो दूर की बात है। क्योंकि उस दुनिया में क्या चल रहा है आपको कोई आइडिया नहीं, और इस दुनिया में जो चल रहा है वो सिर्फ आप समझ पा रहे हो या देख पा रहे हो। हमारे सवाल करीब करीब ऐसे हैं जैसे कि आप मुझसे पूछें कि सपने में मैं सो जाता हूं, तो जब मैं सो जाता हूं तो मेरे सोए हुए सपने की हालत में मेरे कमरे का और मेरा क्या संबंध होता है? कोई संबंध नहीं होता। कि होता है कोई संबंध? पूछ रहे हैं ओशो। आप इस कमरे में सो सकते हैं और लंदन में हो सकते हैं सपने में। सोचो जरा इस बारे में कि आप सोए हैं यहाँ पर इंडिया में, पर अचानक से आप ड्रीम देख रहे हैं लंदन की किसी जगह बैठे हुए हैं आप। तो ये कनेक्शन कैसे हो रहा है? कैसे पॉसिबल हुआ कि आप बैठे हैं इंडिया में किसी शहर में और सपना देख रहे हैं लंदन का? सोए हैं एक कमरे में, पर आप लंदन के किसी टूरिस्ट स्पॉट पे आप बैठे हुए हैं। क्या संबंध है दोनों में? कमरे के भीतर बंद सो सकते हैं और खुले आकाश के नीचे हो सकते हैं, चांद तारों के नीचे सपनों में। क्या संबंध होता है इसका आपका इस कमरे में सोते वक्त? पूछ रहे हैं कि कमरे में अगर आप सोए हो, बंद कमरा है, पर सपने में आप बिल्कुल खुले आसमान में बैठे हो, क्या रिलेशन है इसका? नहीं, जैसा कि आप सोते हैं पर आप चेतना के दूसरे आयाम में प्रवेश करते हैं। जैसे ही आप सोते हैं आपका कॉन्शियसनेस लेवल किसी और डायमेंशन में घुसता है। यह कमरा जिस आयाम में था वहीं पड़ा रह जाता है, आप दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। फिर आपको इस कमरे के बाहर जाना हो तो दरवाजे नहीं खोलने पड़ते। स्वभावतः आप पूछेंगे कि सपने में अगर बाहर जाना हो तो चाबी पास रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि कमरा जिस डायमेंशन में है, जिस चेतना में है, उस चेतना में हम जब सपने में सोते हैं तो हम किसी और डायमेंशन में चले जाते हैं, किसी और चेतना में चले जाते हैं। और उस समय ये कमरा हमें रोक नहीं सकता मूव करने के लिए। हमें किसी दरवाजे की जरूरत नहीं है इस कमरे से निकलने के लिए। कि सपना ठीक से देखना हो तो चश्मा लगाना चाहिए क्या? कोई चश्मे की भी जरूरत नहीं। आप तब भी ड्रीम बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ डायमेंशन बदल गया। नहीं, चश्मे की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आंखें कितने ही कमज़ोर हों, आप दूसरे आयाम में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ इस तरह के चश्मे की कोई ज़रूरत नहीं है। इन आँखों की भी ज़रूरत नहीं है, इस दरवाजे को खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। सब बाहर हो जाएंगे। बिना दरवाज़ा खोले भी आप इस कमरे से बाहर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप सोते ही, सपने में जाते ही किसी और आयाम में, किसी और डायमेंशन में चले जाते हैं। लेकिन जिस आदमी ने सपना ना देखा हो कभी, उससे आप कहें कि एक ऐसी भी हालत होती है कि बिना दरवाज़ा खोले बाहर जा सकते हैं, वह आदमी कहेगा माफ़ करो, आपका दिमाग ठीक है क्या? अगर आप किसी आदमी से कहें कि जिसने सपना न देखा हो, माने वो ऐसा आदमी होना चाहिए जिसने आज तक कभी ड्रीम ना देखा हो सोते वक्त, कि ऐसी हालत होती है कि ना हवाई जहाज में बैठो, ना ट्रेन में सवार हो, ना जहाज में यात्रा करो, क्षण भर में
यहाँ से लंदन पहुँच जाओगे। कोई बीच में वाहन की ज़रूरत नहीं पड़ती। दरवाज़ा खोलो मत, चाबी की ज़रूरत नहीं, निकल जाओ, पहुँच जाओ। तो वो आदमी क्या बोलेगा कि पगला गए हो क्या? आपका दिमाग तो ठीक है ना? जिसने सपना ना देखा हो वह आपसे पूछेगा तो टकरा ना जाएगा बंद दरवाजे से। तो ओशो यही कह रहे हैं कि जिसने कभी वो सपना देखा ही नहीं और उस इंसान को आप सपने के बारे में, ड्रीम के बारे में बताते हो कि ड्रीम में ऐसा होता है, मुझे किसी जहाज की नहीं, किसी यात्रा की जरूरत नहीं, मैं बस क्षण भर में यहाँ और अगले पल वहाँ पहुँच सकता हूँ, कोई दीवार मुझे रोक नहीं सकती, कोई नदी मुझे डुबा नहीं सकती, कुछ नहीं, मैं बस चला जाता हूँ। तो वो आदमी जिसने कभी सपना देखा ही नहीं, वो क्या बोलेगा फिर कि भाई तुम्हारा दिमागी संतुलन तो ठीक है ना, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम दीवार पार करके चले जा रहे हो, तुम बिना दरवाजा खोले चले जा रहे हो, नॉट पॉसिबल। तो बिना चाबी के ताला कैसे खुलेगा? यह सब सवाल संगत है। मतलब वो इंसान जिसने सपना नहीं देखा वो डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन करेगा और उसका सवाल करना गलत भी नहीं है, वो अपनी जगह ठीक है। फिर आप हंसोगे, आप कहोगे तुझे सपने का पता नहीं, यहाँ वहाँ ये सवाल संगत नहीं है। तो वही बोल रहे हैं कि जिसने सपने देखे नहीं, वो जब ये सवाल करेगा तो वो अपनी जगह सही है, लेकिन आप फिर उसको देख के हंसोगे और आप कहोगे कि तुमको सपनों का आइडिया नहीं है क्या होते हैं, और वहाँ पर जो तुम सवाल कर रहे हो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो सपने के बारे में ओशो ने ये समझाया, क्यों समझाया, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ओशो सिंपली यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि कुछ डायमेंशन ऐसे हैं जिसका आपको अगर तजुर्बा ना हो तो आप उसके बारे में इमेजिन ही नहीं कर सकते कि वहां पे क्या है। जिस तरह से जिस इंसान ने कभी सपना देखा नहीं और उसको आप बार बार बोलें कि सपने में ऐसा होता है, हम कहीं भी जा सकते हैं, ये होता है, वो इंसान कभी नहीं मान सकता, ना मानेगा ना समझ पाएगा कि आप क्या बोल रहे हो, हाउ इट इज़ पॉसिबल। जिस तरह से मैंने कहा ना कि कोई इंसान बाय बर्थ अगर ब्लाइंड है, वो कभी उसने रंग नहीं देखा, उसे आप कोई भी रंग एक्सप्लेन करके देख लो कि ऐसा दिखता है, रंग ऐसा होता होगा, यू वोंट बी एबल एवर टू मेक हिम अंडरस्टैंड, कभी नहीं होगा। वही चीज़ यहाँ ओशो समझाना चाह रहे हैं। ओशो बोलते हैं जैसे ही विचार गिर जाते हैं और निर्विचार चेतना का जन्म होता है, आप एक बिल्कुल ही और लोक में प्रवेश करते हैं कि जिस दिन स्वचेतना चली जाती है और सिर्फ प्योर चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस बचती है, तो आप किसी और ही लोक में, किसी और ही दुनिया में घुस जाते हैं। उस लोक में इस जगत के कोई भी चीज़ संगत नहीं है, कोई भी चीज़, कोई भी नियम संगत नहीं है। इस जगत में जो जड़ दिखाई पड़ रहा है वह वहाँ चैतन्य हो जाएगा। इस जगत में जो मृत दिखाई पड़ता है वहाँ जीवंत हो जाएगा। इस जगत में जहाँ दरवाजे हैं वहाँ वहाँ दीवारें हो जाएंगी। इस जगत में जहाँ दीवारें थी वहाँ दरवाजे हो जाएंगे। इस जगत का कोई भी प्रश्न संगत नहीं रहेगा उस जगत में। इसलिए हम जो जो प्रश्न उठाए चले जा रहे हैं उसकी कोई अर्थवत्ता नहीं रह जाएगी। वो यही बोल रहे हैं कि आप उस डायमेंशन की बात कर रहे हो, उसके बारे में आप सवाल जवाब करना चाह रहे हो, और आपके पास जो सेंस है, आपके पास जो थॉट है, आपके पास जो नॉलेज है, वो इस जगत की है। इस जगत का मतलब आपके पास अभी सेल्फ कॉन्शियसनेस है। इस कारण से आप जो प्योर कॉन्शियसनेस की स्थिति होगी उसमें इंसान कैसा महसूस करेगा, आप उस बारे में प्रश्न पूछ रहे हो। तो हाउ वुड यू एवर अंडरस्टैंड? यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड, कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि आपको कोई आइडिया नहीं है कि वो दुनिया, वो लोक कैसे चलता है। प्रश्न इसलिए अर्थपूर्ण हो सकते हैं कि हम उस लोक में कैसे प्रवेश करें। तो मतलब ओशो बोलते हैं कि वैलिड क्वेश्चन ये है कि हम इस डायमेंशन से उस डायमेंशन में कैसे घुसें। लेकिन अगर आप सोचते हो कि इसी लोक में बैठे हुए हम उस लोक की बातों को प्रश्नों से समझ लेंगे, तो आप गलती में हैं। वह संभव नहीं हो सकता है। तो इस प्रश्न को ओशो यहीं समाप्त करते हैं। तो ओशो फाइनली लास्ट में इस जो प्रश्न पूछा गया था, तो इसी बात को कंक्लूड कर रहे हैं कि आप मुझसे ये पूछ सकते हैं या फिर ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि उस लोक में कैसे जाया जाए। ये वैलिड और अर्थपूर्ण प्रश्न है। लेकिन आप सिर्फ प्रश्न या क्वेश्चन आंसर से ये जानना चाहते हैं कि उस लोक में कैसा फील होता होगा या फिर क्या चीज़ होता है, तो आप हजारों लाखों क्वेश्चन करते चले जाइए, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड। वही वाली बात, एक बाय बर्थ कोई आंखों से अंधा हो, वो हजार क्वेश्चन कर ले
और आप 1000 और 10,000 आंसर दे दें उसको कि व्हाट इज़ कलर, व्हाट इज़ वाइट, व्हाट इज़ ब्लैक, शायद ब्लैक समझ भी जाए, व्हाट इज़ ग्रीन, तो उसको आप समझा नहीं पाएंगे, ना ही वो समझ पाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद एक नेक्स्ट प्रश्न शुरू होता है। तो आई थिंक कि नेक्स्ट प्रश्न हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए रखना चाहिए। तो यहीं पे हम आज एपिसोड 11 ख़त्म करते हैं, ताकि हम नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर स्टार्ट कर सकें। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपने कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट एपिसोड मैं यहाँ पे लिंक में डाल दूंगा, और जो प्लेलिस्ट है मैं वो भी दोनों यहाँ दे देता हूँ, अष्टवक्र गीता और ताओ उपनिषद का। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो यहाँ देखिए, एक सीक्वेंस में देखिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको देखना है और वास्तव में जानना है तो स्टार्टिंग से एपिसोड नंबर 1 से देखना शुरू कीजिए। हर रोज़ एक एपिसोड भी अगर आप देख पाए, अगर आपका जब भी टाइम हो, यू विल अंडरस्टैंड कि ये क्या चल रहा है, और आप एक फ़्लो में आ जाओगे। जिस तरह से मैं लगातार पढ़े जा रहा हूँ तो मैं एक फ़्लो में आ गया हूँ। एक अंडरस्टैंडिंग लेवल, एक सीक्वेंस मालूम पड़ रहा है कि कहाँ से शुरुआत की गई है और किस सीक्वेंस में चीज़ें चल रही हैं और किस सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किसी ने क्वेश्चन पूछा तो क्यों पूछा था, ये एक सीक्वेंस से मालूम पड़ता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, पीस।